हाँ, मैं ये कह रहा था ना, गारंटीड मतलब प्रोबेबल क्वेश्चन. प्रोबेबल क्वेश्चन मीन्स like in exam, if you get a single question which are known to you, na, trust me, you get the feeling that this paper is meant for me and vice versa. It gives you a beautiful feeling. Like जैसे तुम किसी परदेश में जा रहे हो और कोई बोले कि भाई मैं तो तुम्हारे इलाके से हूँ भाई. अगर मतलब कोई स्विट्जरलैंड घूमने गए हो और वहां कोई कह दे कि मैं भी मुलुंड से हूँ, मैं भी थाने से हूँ, ऐसा लगता है भाई साहब एक ही घर में पैदा हुए. समझ रहे? वो वाली फीलिंग आती है जब व्हेन यू गेट द नोन क्वेश्चंस. तो आई हैव सीन मेनी पेपर्स जिसमें जैसे अक्षय वाला पेपर था, उसमें बहुत क्वेश्चन, मतलब एंटायर पेपर वाज सीन. तो ऑब्वियसली उसका एक अलग एडवांटेज है, बट आई एम नॉट सेइंग कि हर पेपर में तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन नोन मिलेंगे. यू विल नॉट गेट दैट मेनी नोन क्वेश्चन. हाँ, पांच छह मिलते हैं हर पेपर में, कभी कभी 10 हो जाते हैं. आपको ये दिमाग में रख करके प्रैक्टिस नहीं करना कि बस यही आना चाहिए अपने को. गारंटीड वाला बोला तो गारंटीड वाला ही आना चाहिए, इसके ऊपर नीचे नहीं करूंगा मैं कुछ. ये लालच हो गया, फिर अपने आप को कमजोर करना. एंड अभी जब आप पेपर लिख रहे हो, मेंस का पेपर स्टार्ट हुआ है, अभी हम लोग पूरी तरीके से मेंस पे फोकस कर रहे हैं. मेरे पास कुछ पॉइंटर हैं जो मैं तुम लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूँ. और ये सबके साथ होता है, हर साल होता है. तुम्हारे साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, ये सबके साथ होता है. मतलब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, शादी के 10 साल बाद जब हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, मैं पर्सनल बातें नहीं बता रहा हूँ जबकि ये बात सच है, तो कभी कभी लगता है कि यार ये मेरे साथ ही हुआ है. बट बाद में जब मैंने पापा से मुलाकात की तो फिर बाद में लगा कि भाई साहब ये खानदानी समस्या है. फिर आस पड़ोस के लोगों से मुलाकात किया तो पता लगा कि होलसेल प्रॉब्लम है. तो कभी कभी जब आप इस चश्मे से अपने आप को नहीं देखते हो, देन यू स्टार्ट फाइंडिंग योर सेल्फ इन अ शेल. जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो तुम्हें उस शेल को तोड़ करके बाहर निकलना है. जैसे रोज पेपर देने के बाद अगर तुम्हें ये फील हो रहा है कि तुम्हारा ही खराब हो रहा है, और जब मुझसे 120 नंबर ही नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या फोड़ दूंगा एक महीने बाद, या मेरा ये वाला सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है, या फिर मैं ये क्वेश्चन 2 दिन पहले सही किया था, आज गलत किया, मतलब मैं 2 दिन भी अगर इस क्वेश्चन को रिटेन नहीं कर पा रहा हूं, या मैं ये चैप्टर के फॉर्मूले बार बार भूल रहा हूं, मुझे ये फॉर्मूले याद ही नहीं हो रहे, पता नहीं क्या चल रहा है, मैं एक तरफ तो पढ़ रहा हूं, दूसरी तरफ पूरा भूलता जा रहा हूं, या मेरी फैमिली को बहुत एक्सपेक्टेशन है, मेरी शादी नहीं होगी, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, बैंक लोन नहीं देगा, वगैरह वगैरह. अगर ये बातें तुम्हारे दिमाग में आती है तो तुम यूनिक नहीं हो. ये सबके दिमाग में हमेशा हर साल आता है, चाहे वो होमगार्ड का एग्जाम लिखे, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम लिखे. हर एस्पिरेंट, ऑनेस्ट एस्पिरेंट के दिमाग में ये आता ही है. बस ये क्यों आता है? क्योंकि वो अपने आप को एक शेल में बना लेता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है, और उसको ये लगता है कि बाकी दुनिया उससे ज्यादा अच्छी है, सिर्फ वही खराब है. तो पहले मैं बता दूं, ये दीवार पे लिख दो, हाथ में टैटू करवा लो. सच में नहीं, ये आपके साथ अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बच्चों के साथ होता है. मैंने तुम्हें बताया था कि एक बार एग्जाम्पल मैं शेयर कर रहा हूँ, सब मेरे ही पढ़ाए बच्चे हैं. एक बच्चे को 2016 की बात है, एक बच्चे को 243 मार्क्स 247 मार्क्स आया था आउट ऑफ 372. दैट वाज हॉरिबल पेपर 2016 वाला. वो और उसका पापा एक तरफ बैठे हैं और दे बोथ आर ऑलमोस्ट डिबेटिंग किया, तुम 4 नंबर और लाते होते तो 250 रहता, ये 200 पता है, 247 किसको मुंह दिखाएंगे, मतलब समझिएगा ऐसी बातें कर रहे हो, इतनी मेहनत करते थे वगैरह वगैरह. दे वर टॉकिंग सेम स्टेटमेंट जो मैं तुमसे कह रहा हूँ. एक तरफ एक बच्चा है जिसको कुछ 220 नंबर आया है, वो उसके पापा बात कर रहे हैं कि 220 नंबर पता नहीं क्या होगा, उसको 247 आया, एटलीस्ट उतना लाते तो कम से कम बोल सकते थे कि आईआईटी बॉम्बे में कुछ मिल जाएगा सामान्य. एक इधर 180 वाला है, उसके पापा भी अलग से उसको चिपका रहे हैं 180, 200 तो क्रॉस करना चाहिए था, इसमें क्या होगा. 105 नंबर वाले को पता चला कि कट ऑफ 106 है. अब तुम सोचो उस बंदे के लिए 1 नंबर का वैल्यू कितना बढ़ गया.
उसका पापा उसको बोल रहा है कि नालायक, तुम इतना 105 नंबर ला सकते थे, एक नंबर और नहीं ला सके। तो ये सब अलग अलग केबिन में बैठे थे और मैं आने वाला था बताने के लिए, भाई साहब तुमने क्या किया है और क्या होने वाला। तो इन सबको इकट्ठा बताया, मिलाया, बाद में मालूम चला कि सारे पेरेंट्स और सारे बच्चे अपने बच्चे को, पेरेंट्स एक ही बात कर रहे हैं, कोई खुश नहीं है। जिसको 247 मार्क्स आया था उसका रैंक था 98, जिसको 220 मार्क्स आया था उसके रैंक थे कुछ 500 के आसपास थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। 180 वाले को कुछ 2000 रैंक था, वो बड़ा फेवरेट बच्चा था, उसको उसको पूरा भरोसा था कि IIT नहीं जाएगा। उसका नाम है अनंत, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। वो IIT चेन्नई गया, नॉट बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी, बट हाँ उस स्टोरी का भी उसमें विशेष योगदान था। वो बड़ा प्यारा, मतलब उसकी मम्मी आज भी मेरे बर्थडे पे, दिवाली पे, न्यू ईयर पे मैसेज आता है और वो नीचे सेम लाइन लिखती है कि अगर आप नहीं होते तो ये वहां नहीं पहुंचते, जबकि ये गलत है। वो बच्चा बहुत अच्छा था, उसका नाम अनंत है, मतलब मेरे फेसबुक पे मिल जाएगा। वो बहुत ही फेवरेट बच्चा, उसको सारे फॉर्मूलेज रटता था। वो RL को रामलाल ही बोलता था। वो सर्कल वाले में उसका बड़ा फेवरेट कैरेक्टर थे सब। तो आई एम सेइंग कि एग्जाम्स रिजल्ट्स के पहले कोई खुश नहीं था। अगर उसको रेफरेंस फ्रेम बनाते तो बच्चे को क्या लगता, भाई साहब दिस इज डेड एंड। तो आप अभी पेरेंट नहीं आया पिक्चर में, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो अभी आप खुद ही पेरेंट बन रहे हो, समय से, उम्र से पहले आप पेरेंट बन रहे हो, अपने आप को क्रिटिसाइज कर कर। और इसमें क्या होता है ना, इसमें मान लीजिए मेरे पास तो मैं कुछ कम बच्चे लेता हूँ, तुम लोगों को पता है कि मेरे बैच में 5-6 बच्चे ही लेता हूँ। जिस बैच में 100 बच्चे होंगे ना, वहां पर टीचर के लिए हर एक बच्चे तक पहुंचना मुश्किल होगा। वो हर एक बच्चे को किसी टेस्ट के को कंडक्ट करने का कारण और उसके रिजल्ट्स का वेरिएशंस कितना है, क्या डिराइव होना चाहिए उस पेपर से, ये शायद वो सब तक बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। जैसे जो वर्ड मैं अभी तुमको बोल रहा हूँ, ये हर एक बच्चे के लिए अलग अलग कैटेगरी में वो उसका इम्पैक्ट आएगा। मुझे हर पेपर के बाद ये बताना चाहिए कि इस पेपर का फीडबैक ये है, मतलब इस पेपर को देने के पीछे मेरा रीजन ये था। जैसे आज एक पेपर मैंने तुमको दिया था, आज एक पेपर इसलिए दिया था कि ये एक ऐसा है जो लेंदी पेपर है, ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो मैं कह सकता हूं आकर के, भाई साहब फॉर्मूले याद करो या लेंदी पेपर लिखने की आदत डालो, ये आप तक सही से डिलीवर नहीं होगा। बॉम्ब छोड़ दिया। अब इसके दो रिजल्ट हैं। अगर मैंने ये चीज पेपर्स के बाद कम्युनिकेट नहीं किया तो बहुत सारे बच्चे जिनको 120 मार्क्स आया होगा या कम आया होगा, उस मार्क्स से उनका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये पेपर कोई रिलेवेंट नहीं है जेई मेंस के लिए। जो आज मैंने दिया था, इसका जेई मेंस से कोई रिलेवेंस बहुत ज्यादा नहीं है। बट वो बच्चा डर जाएगा, उसको लगेगा साहब अपना तो गई भैंस पानी में। तो कभी कभी आपको ना कुछ चीज बताने के लिए, सिखाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, बट वी हैव टू कम्युनिकेट इट, कि इसका मेन पर्पस ये था। एक सेकेंड जरा होल्ड। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि आपको इस पेपर से, जैसे अगर मैं ये शेयर ही ना करूं तुमसे कि आज का पेपर का मकसद ये था, किसी किसी दिन मैं पेपर देता हूं जो बहुत इजी होते हैं, तुम्हारे ठीक ठाक मार्क्स आते हैं, बट उसमें पूरे मार्क्स नहीं आते। तो वहां पर मैसेज ये होता है कि आज आपको शायद मौका था कि पूरे क्वेश्चंस पढ़े जाने चाहिए थे। आज के पेपर के देने का एक और मकसद ये था कि नाउ यू शुड मेक अ रूल to highlight that key in every paper what is happening with you in initial 10 minutes and last 5 minutes. You should highlight it because writing mains paper is a completely different than writing advanced paper. एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप मेंस के पेपर में ये स्टाइल नहीं ले आओगे, जिसमें आप नोटिस कर रहे हो कि आपका शुरू के 10 मिनट और लास्ट के 5 मिनट बेकार चले जा रहे हैं, तो आपकी ये बेकारी होंगे। आपको इफेक्टिवली हर सब्जेक्ट में 45 मिनट्स मिलेगा, तो ऑब्वियसली 45 मिनट्स में आपकी इफिशिएंसी थोड़ी कम होगी। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जो किसी एक खराब पेपर होने से
उनको ये लगता है कि सब कुछ खराब हो गया, अब यही सही है। मतलब तुम सोचो कितना बुरी बात है, आपके अंदर 100 अच्छी चीजों में 10 खराब चीजें जो सबके अंदर होती है वो हाईलाइट हो गई और वो 100 चीजें छुप गई। आप थोड़ी देर के लिए ये भूल गए कि पिछले 2 साल में आपने इतने सारे, इतने ज्यादा क्वेश्चंस किए हैं जिनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि उसमें हजारों बार मेंस पेपर सॉल्व हो सकता है। बट नाउ सिंस दैट 10 या 2 पेपर्स इतने प्रोमिनेंट हो गए कि अब वो देखने नहीं दे रहे तुमको कि भाई साहब वो 1000 क्वालिटी भी आप अच्छी देख सको। तो कितना, मतलब आप सोचो ना, आपका सेल्फ रियलाइजेशन कितना पुअर है। कल को बड़े हो गए, मतलब कोई बच्चा आएगा बोलेगा भाई साहब तुम तो बहुत खराब डैडी हो, तो अभी क्या करोगे? बच्चे से नाता तोड़ लोगे या शादी तोड़ लोगे? तो आई एम सेइंग आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि ये 2 पेपर की बात है। बेशरम होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बहुत बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूँ। अगेन, जो मेरे बच्चों के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हैं मिस्टर बाहेती, उनका दूसरा बेटा, बड़ी बेटी आईआईटी में जा चुकी थी और दूसरा बेटा, हम लोग क्लिनिक पे जाते थे तो ऐसे मस्ती, थोड़ा बदमाश भी था। तो एक दिन डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि मैं इसको तुम्हारे साथ डालना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा देखा उसको और बदमाश था, तो मुझे डॉक्टर साहब ने ऑनेस्टली बताया कि बहुत बदमाश है। तो उन्होंने बोला एक्चुअली मेरा प्लान है इसको डिप्लोमा में डालना। मैं उनका एक वीडियो भी है, मैं तुम लोगों को लिंक शेयर करूंगा, तुम देखना कि बिफोर एंड आफ्टर पता चलेगा। ये कहानी है 2010-11 की। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा बहुत बदमाश है, आप सावधान रहना इससे। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे पास, ये इट वाज जस्ट बोर्ड ओवर हो चुका था 10th का, वो छुट्टियों वाला टाइम था। तो उन्होंने बोला कि मैं इसको डिप्लोमा कराना चाहता हूँ, मुझे पता है कि इसके बस की इंजीनियरिंग नहीं है, इसका एप्टीट्यूड बिल्कुल नल है, बहुत मस्तीखोर है। और इन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड भी बोला है, वीडियो एक। तो और मुझे पता है कि आपके साथ रहेगा तो थोड़ा मेहनती हो जाएगा, इसलिए आप प्लीज इसको अपने साथ ले लो। मेरे बच्चों के पेडियाट्रिशियन है, तब मेरे बच्चे नहीं हुए थे, बट हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी क्योंकि उनकी बिटिया पढ़ी थी, प्रियंका बाहेती। तो बिना मन के मैंने हाँ बोला और यंग था उस टाइम पे, तो आ गया साथ में। तो मैं क्या करता था, वो बहुत बदमाश था, सच में बहुत बदमाश था। मतलब इतना बदमाश था कि बता भी नहीं सकता। एक दिन मैं क्लास में पढ़ा रहा था और मैंने बोला कि नालायको तुम लोग ऐसे, मतलब खूब डांट लगाई पूरे बैच को, ही वॉज पार्ट ऑफ दैट। और मैं बोला कि अ, तुम मुझे घूर रहे हो, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, तुमको बुरा लग रहा है ना, पूरे बैच को। हाँ तो जो करना हो कर लेना, मेरी रेड कलर की पल्सर नीचे खड़ी है, जा पंचर कर देना। ऐसे गुस्से में मैंने बोला। तो उनको लगा कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मेरे पास रेड कलर की पल्सर है। तो भाई साहब क्लास के बाद मैं रात को 9 बजे नीचे उतरा बिल्डिंग से अपना गाड़ी लेकर के घर जाने के लिए। तो देखा कि 6-7 बच्चे रेड पल्सर का हवा निकाल रहे थे। भाई साहब लाइफ में पहली बार झूठ बोलने का अच्छा फायदा देखा, क्योंकि मेरी ब्लैक कलर की पल्सर थी और रेड पल्सर वाला जो ओनर था वो आसपास ही था। वो उसके बाद क्या हुआ होगा वो जाने। बट समझ रहे हो ना किस लेवल के बदमाश थे बच्चे वो पूरा गैंग था उनका। और ये भाई साहब उसके हेडमास्टर थे। तो मुझे समझ में आया कि इसको ऐसे तो नहीं कर सकते, उसके पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे, अच्छी बात नहीं है, छोटी बात के लिए मैं कंप्लेन करूंगा। तो मैंने एक बीड़ा उठाया कि इसको ठीक करते हैं। मैं उसको अपने साथ ले जाता था दूसरे सेंटर्स पे, डोंबिवली, जो भी आसपास के सेंटर्स थे, तो मेरे साथ उसको वहां ले जाता था, दिन भर बिठाता, क्योंकि वहां से घर अकेले नहीं आ सकता है। और उसके पापा ने भी बहुत क्लियर वार्निंग दिया था कि तुम जाओ सूरज सर के पास, 10 बजे रात के पहले मत आना। उनको पता था मेरा 9:30 तक क्लास होगा, 10 बजे पहले आएगा, घर में घुसने नहीं देंगे। तो वो पूरे टाइम वहां बैठा रहता था। इनिशियली उसने बहुत तंग किया, मतलब जहां पर मैं नाश्ता करने जाता था, मेरा महीने का बिल 500 आता था, उसके साथ जाने के बाद वो 1000-1500 हुआ। वो सब छोटी छोटी कहानियां हर जगह जोड़ी उसने। सेंटर पे काउंसलर वॉशरूम में गया, गार्ड वॉशरूम में गया, बाहर से कुंडी मार दिया, या काउंसलर को अंदर लॉक कर दिया। मतलब समझ रहे, सारी कहानियां इतनी घनघोर घनघोर बदमाशी थी। इट्स ट्राइड बेस्ट टू नॉट कंटिन्यू जेई प्रिपरेशन।
और धीरे 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 एक एक करके रोज अप्लाई करते थे कि आज 1 घंटे में 10 करो, आज 1 घंटे में 15 करो, आज 1 घंटे में 20 करो। ग्रेजुअली पांच छह मतलब बदमाशी साथ साथ चलती थी, काम भी चलता था। मतलब मुझसे डरता भी था, मैं मार तेरा मुंह फोड़ दूंगा, ऐसा धमकी उमकी देते थे उस टाइम पे यंग एज में। कभी ऐसा कुछ किया नहीं, और बड़ा ही प्यारा बच्चा था, मतलब अंदर से मुझे पसंद भी बहुत था। तो मुझे याद है कि ग्रेजुअली, मतलब वो मुझसे शुरू में कहता था 1 घंटे में 30 क्वेश्चन तो कोई पढ़ ही नहीं सकता है। तो आप मुझसे बोलते हो 1 घंटे में 30 क्वेश्चन लोग करेंगे तभी आईआईटी में होंगे, ये तो मुझसे कभी होगा ही नहीं। तो डेली रोज वो रिहर्स करता था बाय एज्यूमिंग उससे नहीं होगा। एक दिन ऐसा आया कि उसको 1 घंटे में 30 क्वेश्चंस पढ़े जाते थे। एक दिन ऐसा भी आया कि ही वाज एबल टू सॉल्व 35 क्वेश्चन, नॉट द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, हर बार नया सीट होता था। वो मुझे जाकर जाते जाते टिप्स दे गया। अब मैं बता दूं उसका बैकग्राउंड ये था, उसका रिजल्ट ये था, उसका रैंक था, हिज नेम इज आशुतोष बाहेती, उसका रैंक था 363 आईआईटी एडवांस में। मेंस में उसने पीएनसी का एक क्वेश्चन गलत किया था जो बहुत ही आसान था 2013 में, उसको फॉर्मूला याद नहीं था, अदरवाइज ही वुड हैव बीन 120। तो उसका भाई ने भी मेरे साथ धोखा दिया, उसको भी 115 ही आया मैथ्स में, नॉट 120, और इसका भी 115 आया था मैथ्स में। बट हाँ, वो आर्किटेक्ट वाला एग्जाम जो मेंस में होता है उसमें वो फर्स्ट रैंकर था ऑल इंडिया। तो मुझे एक चीज उसने सिखाया कि सर आपको बताऊं ये 35 क्वेश्चन मैं कैसे कर पा रहा था। मैं, जैसे आपने बोला मुझे 1 घंटे में 35 क्वेश्चन करना है, तो मैं पहले 5-6 मिनट स्कैन करता हूँ क्वेश्चंस, मैं जल्दी जल्दी स्कैन करता था, और उस मतलब कुछ क्वेश्चन याद होते थे या कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो मैं ना ऐसे रेंडमली उसको चेक करता था, इवेलुएट करता था कि ये निकल जाएगा। तो जैसे अगर 4-5 हो गया ना शुरू के 5 मिनट में, तो मुझे बहुत किक मिलता है। फिर मुझे लगता है कि अब मैं 30 तो पक्का कर सकता हूँ, मतलब हो या ना हो, लेकिन अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी आती है। और मैं तुम्हें बता दूं, जिन लोगों को 80 नंबर 70 नंबर किसी दिन आने पर उनका मुंह लटक जाता है, उसको जो उसका रियल कॉम्पिटिटर था उसका आधा नंबर भी नहीं आता। जैसे 360 के पेपर में जो टॉपर बच्चा था उसका मार्क्स आता था 300 350, उसको 80-90 नंबर ही आते थे आशुतोष बाहेती को, और 300 मार्क्स पाने वाले बच्चे भी थे उस ग्रुप में। बट फाइनली इवेंचुअली रिजल्ट इसका ही अच्छा है। तो आई एम सेइंग जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं उसको हंगर बढ़ाना चाहिए, एंगर नहीं। उसको ये सोचना है कि ठीक है आज कुछ टेक्निकलिटीज प्रॉब्लम थी, आज कुछ कम ज्यादा हुआ है, कल ऐसा नहीं होगा, कल थोड़ा इससे अच्छा होगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कर्सिंग योरसेल्फ कि मुझसे खराब, मैं बहुत खराब हूं, मुझसे कुछ याद नहीं हो रहा है, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, इट हैपेंस विद एवरीवन। आप अकेले के नहीं हो। उस दिन शुभम चिटनी से आया था, पूछो एग्जाम्स के 1 महीने पहले ही वाज इन डिप्रेशन कि मुझसे आईआईटी वाईटी भूल जाओ, मैं नहीं देने वाला एग्जाम। बैठ करके पेपर्स लिखे। रोज पेपर लिखने से आपको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, उसके मार्क्स को तो बिल्कुल दिल पे मत लो। अच्छा कई बार ना मैं खुद भी पूछता हूँ मार्क्स कैसा है, अरे तेरा तो 99% आया। मेरा भी मेन मकसद यही होता है कि भाई साहब जब कम मार्क्स आता है इधर दर्द होता है, ये भी ट्रेनिंग का पार्ट है। इस दर्द के साथ क्या मुस्कुरा सकते हो? क्या आप कल फिर से फेफड़ों में नई सांस भर सकते हो? मतलब मैं चाहूं तो इंडिविजुअली सबका मार्क्स मेरे पास आ जाता है, मैं क्लास में क्यों पूछता हूं दोबारा? ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है ना। मतलब आपको दर्द होना चाहिए सो दैट आप उस दर्द के साथ, मतलब जो जख्मी खंजर लगा हुआ दिल है उसके साथ, क्या अगले दिन आप फिर से नया हौसला बना सकते हो? यही तो एग्जाम में होता है कि आपने पहला क्वेश्चन किया और धराशायी हो गए, क्या फिर से उठ करके हथियार जमा करके वॉर कर सकते हो? यही तो सीखना है। और मेरा रिक्वेस्ट है स्पेशली किसी से भी, अगर आपको तनिक भी मन में ये प्रॉब्लम होती है कि भाई साहब मेरा मार्क्स खराब आया इसलिए मैं खराब हूं, आप इसे मन से एकदम त्याग दो, निकाल दो। ये सच नहीं है, ये सबके साथ होता है। मैं तुम्हें अभी बताया था ना, 98 वाला रैंक, 500 वाला रैंक, 1000 रैंक वाला, 2000 रैंक वाला, उस बच्चे का नाम अनंत शंकर था।
वो सब बच्चे, अनंत शंकर को पूरा भरोसा था कि वो आईआईटी में तो बिल्कुल नहीं जा सकता। उसकी मम्मी, मतलब उसने बिल्कुल कह दिया था कि भाई इसका आईआईटी नहीं होगा, ये आईसीयू में है। ही वाज लाइक इन कंप्लीट सीवियर डिप्रेशन एग्जाम्स के 1.5 महीने पहले। वो फेसबुक पे है, तुम उससे पूछ सकते हो। मतलब 5-6 साल हो गया उसका, आईआईटी वाईटी कंप्लीट हो चुका है, जो जॉब वॉब में है। आज भी मेरे पास कुछ ही पेरेंट है जिनका मैसेज आता है और नीचे वही लिखा रहता है कि अगर आप नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। मेरा काम नहीं है, बच्चा मुझसे ज्यादा होशियार होता है, वो तीनों सब्जेक्ट करता है, मुझे तो खाली मैथ्स आता है, वो भी थोड़ा सा। तो वो इतना होशियार है, मेरा काम, मेरा कंट्रीब्यूशन समझ रहे हो। उस बच्चे के अंदर 1000 अच्छी चीजें थी, 5 खराब चीजें थी, मैंने उसको छिपा दिया बस। वो 1000 अच्छी चीजें उसको दिख गई, उसने धमाल कर दिया, वो पहुंच गया आईआईटी में। उसका 2000 रैंक आया था। और मतलब ही वॉज कंप्लीट इन आईसीयू, एकेडमिक आईसीयू, 2 महीने पहले तक। उसको मार्क्स ही नहीं आते थे, मतलब कभी हंसता ही नहीं था। एंड आई मीन तरुण अन्ना, he was also very poor at Hindi, so I had to speak English all the time, like I was murdering every second Shakespeare. तो बट मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था उसके साथ। सो आई एम सेइंग लाइक इट्स अ वेरी, अगर किसी को कुछ इसमें संदेह हो, डाउट हो, तो उसका नाम अनंत शंकर है, तुम उससे पूछना। हम लोग, मैं उसके बगल में बैठता था, बगल में बैठ को पेपर लिख रहा है बगल में, क्योंकि मुझे पता है कोई भी क्वेश्चन इसको फिर से मुंडी हिलाएगा, इसका मेरे से नहीं होगा, फिर मम्मी आएगी, फिर से, मतलब हर एक क्वेश्चन के बाद ये होता था भाई साहब। उसके बगल में बैठता था, 3 घंटे पेपर लेके मैं बैठ रहा है, चल लिखते। मार्क्स नहीं आते थे। तो मार्क्स नहीं आना ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, और जिनको मार्क्स आता है, मैं अरिजीत वाले भी बैच में था, जिनको मार्क्स आता है, बहुत ज्यादा मार्क्स आता है जिसको ना, मेरे को उनसे भी डर लगता है, मैं बोलूंगा नहीं उनको। जैसे तुम्हारे खराब मार्क्स आने पर मैं तुम्हें नहीं बोलता कि तुम्हारा मुंह लटक आएगा, वैसे बहुत लोगों के अच्छे मार्क्स आने पर भी मुझे डर लगता है। क्यों? एग्जाम्स के 2 महीने पहले ये ऐसी फीलिंग ना आ जाए कि दे नो एवरीथिंग, मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी तो खराब है ना। कई बार तुम्हारा गेस वर्क तुम्हें सही पहुंचा देता है, उससे ज्यादा मार्क्स आ जाता है, अच्छी बात है। लेकिन एग्जाम में अगर ये नहीं हुआ तो, क्योंकि तुमने 1 महीने पहले पढ़ना तो कम कर दिया है रिलेटिवली। तो जिसका मार्क्स कम आ रहा है रिलेटिवली, दे आर एन बेटर पोजीशन, सो आई मीन दे नीड मोर प्रैक्टिस। और मैं इस मार्क्स कम आने को एक लास्ट लाइन से और कंसोलिडेट करता हूं। ऐसा समझो कि जैसे भगवान ने तुमको बोला है, जिसको भी तुम मानते हो, आदिति, हरे कृष्णा, भगवान ने तुमको अगर कहा है कि भाई चलो मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलता हूं, तुम्हारे लिए जो तुम्हारे हिस्से की खुशियां है, चाहे गाड़ी है, बंगला है, जो भी तुमको चाहिए, ये 10 गांव में एक गांव में छिपा दिया। वो गांव कौन सा है वो मैं नहीं बताऊं, जाओ ढूंढो। एक रिएक्शन है, कुछ लोगों ने 2 गांव ढूंढा और उनको लगा कि साहब भगवान अपने साथ बेवकूफ बना रहा है, छोड़ दिया उसने। 13 लाख लोगों में इनकी संख्या लगभग मेजोरिटी में होती है, 90% से ऊपर इनकी सरकार होती है। 2 गांव देख के ही छोड़ दिए, भाई साहब भगवान बेवकूफ बनाया, ये बकवास है, कहीं खुशी है ही नहीं। कुछ ने और फेफड़ों में जान लगाया, कहीं मोटिवेशन लेक्चर देखा, कोई बढ़िया वीडियो देखा, 4-5 गांव और ढूंढा। फिर उसके बाद लगा कि साहब वो दो जो कह रहे थे ना, 2 गांव वाले, वो सही कह रहे थे, अपने को सब बेवकूफ बनाया किसी ने, कहीं है ही नहीं खुशी, दिख ही नहीं रहा, इतना ढूंढ ढूंढ के सब जगह सन्नाटा है। अब सोचो, उन्होंने 7 विलेजेस एक्सप्लोर कर लिए हैं, 3 बचे हैं, मतलब 2 और ढूंढने के बाद 100% यू विल गेट दैट व्हाट यू नीड। अब उसको पाने के लिए संख्या बहुत कम हो गई, संख्या बहुत कम हो गई है। ये वही लोग हैं जो बहुत मोटिवेटेड होंगे कि जितना मैं आ चुका हूं वो बहुत ज्यादा था, जितना जाना है वो बहुत कम है, यहां से आगे जाना ज्यादा सही है पीछे जाने की। और यू नो द रियलिटी, दे विल गेट इट। और डर, बुरा लगना, ये सब आपको जब आपके डेस्टिनेशन के बहुत करीब होते हो तभी लगता है। ये एक सिंबॉलिक है,
कि अगर आपको डर लगता है, अगर आपको बुरा लगता है, यू आर वेरी क्लोज टू योर डेस्टिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ 4 महले की बिल्डिंग पे, तो शुरू के 3 महले में दौड़ते हुए जाता हूँ, चौथा महला मतलब आई एम लाइक क्रीपिंग। इट्स नॉट माई स्ट्रेंथ इज फोर्थ फ्लोर ओनली। अगर वो 10 फ्लोर पे रहेगा तब भी यही एटीट्यूड होगा। आप स्कूल में 6 घंटे खिलखिलाते हो, स्कूल से घर पहुंचते हो, अपने घर से 100 मीटर आगे की डिस्टेंस में अपना बिहेवियर चेक करो, और घर के गेट के अंदर यू आर वेरी वेरी टायर्ड, और उसमें कोई बगल से आ जाए कि पप्पू खेलेगा क्या, देखो अंदर से रजनीकांत आता है। तो मतलब घर पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं, या हम एक्चुअली थके होते हैं? घर पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं, मतलब यूर टायर्ड, यूर वेरी क्लोज टू डेस्टिनेशन। इट्स अ सिंबल कि अगर आपको अभी डर लगता है और आपको बुरा लगता है, यू आर वेरी क्लोज टू डेस्टिनेशन। समवन इज चेकिंग वेदर यू आर फॉलोइंग इन दैट 90% और कमिंग इन टॉप 2%। तो ये बिखरने और निखरने का दोनों टाइम होता है, छपने और छिपने का टाइम होता है। तो प्लीज, अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत होता है, मार्क्स को दिल पे नहीं लेना है। किसी को 120 आ जाए, 180 आ जाए, 200 आ जाए, तुमको याद भी नहीं होगा तुम्हारा 240 कब आया, 205 कब आया, 100 कब आया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। राइट डेली पेपर, पेपर्स के लेंसेज से आप अपने रिविजन्स को प्लान करो, और शुरू के 10 मिनट और लास्ट के 5 मिनट को ट्रैक करो। इस महीने जितने भी पेपर लिख रहे हो, आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। आशुतोष बाहेती का मैंने इसलिए बताया, 100% पेपर अटेम्प्ट था, एक क्वेश्चन उसको गलत किया था, P+1 Q+1 R+1 वाला फॉर्मूला पीएनसी में, वो मैं अभी भी चढ़ाता हूँ उसको कि सारे बड़े बड़े काम कर दिए, छोड़ दिए, गलत करके। तो अगर आपने ट्रेन किया अपने आप को इस लेवल में, ट्रस्ट मी, रिजल्ट इज विद यू। वो बाई प्रोडक्ट है। आधा लोगों, मतलब 90% लोगों का रिजल्ट खराब सब्जेक्ट की वजह से कम, उनके टेम्परामेंट की वजह से ज्यादा आता है। आपको इन सब चीजों से डर वर नहीं लगना चाहिए, ये डरने वाली बात ही नहीं है। ये आप जो सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना, और कोई आपको जज नहीं करने वाला। मतलब आई विल फाइट विद योर पेरेंट्स, डोंट वरी, कोई नहीं जज करने वाला है आपको। फ्री होकर आप ऐसा समझो, एग्जाम लिखने के बाद यू आर गोइंग ऑन मार्स, नो नो रिलेटिव, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट अबाउट योर रिजल्ट। यू जस्ट प्लान इन दैट वे, आपको डर नहीं लगेगा। जब आप व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग योरसेल्फ फ्रॉम द eyes of relatives, parents, neighbors, teachers, then you are scared। आप अपने आप को चश्मे, मिरर में खुद के लिए देखो। यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर पेरेंट्स। ठीक है? सो पेपर लिखो, डेली अपडेट करो, डरने का नहीं। अगर जिस दिन डर लगता है, टॉक टू मी, आई एम देयर। डर लगना ही नहीं चाहिए। ये पेपर लिखने का मेन मैजिक यही है, लिखते लिखते डर निकल जाए, और इसी पेपर लिखने की श्रृंखला में एक दिन एक्चुअल पेपर्स भी फिट होगा, और वो नॉर्मल पेपर जैसा, नॉर्मल डेज जैसा ही लगेगा। आप हर अच्छे बुरे मार्क्स को अगर आप हाईलाइट करोगे, तो फिर आप प्रिपेयर, आप देखो कितना अच्छा तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट, पूरा कोऑर्डिनेट हम लोगों ने आधे घंटे में पूरा रिवाइज किया, कितना मस्त था, सब कुछ सबको याद था। तो इसमें डरने वाली कहीं कुछ बात ही नहीं है, सोचना ही नहीं उस डायरेक्शन में। ठीक है? चलो, डू वेल, काम करते रहो। अभी अभी तो अंगड़ाई है, पूरी लड़ाई बाकी है भाई साहब। अभी 30 दिन अपने, आई थिंक हमारे पास 25 दिन है, और पूरा मेंस में रम जाओ। पूरा पेपर्स पढ़ना चाहिए, पूरा पेपर्स पढ़ना चाहिए। एफिशिएंसी धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगी। सर 100% अटेम्प्ट में मतलब? 100% अटेम्प्ट मतलब यू हैव टू, यू कैन नॉट लीव क्वेश्चन। तो तुक्का नहीं आ मार, रहा तब भी? हाँ करना चाहिए। उसका कारण बताता हूँ। शुरू शुरू में आप, जब मैं, जैसे मैं गला पकड़ के बैठा हूँ भाई साहब, 30 क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। ठीक है? तो क्या होगा, आप 20 सॉल्व करोगे, 10 गेस मारोगे, 10 गेस मारोगे गलत जाएंगे, बुरा लगेगा। नेक्स्ट डे एटलीस्ट गेस मारने से पहले यू विल हैव सम एडुकेटेड गेस। ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड कि बॉस ये तो छोड़ने वाला नहीं, तो मुझे कुछ ना कुछ आइडियाज बढ़ाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्विकली फॉर्मुलेज जो मैं
5 दिन बाद करने वाला था, उसे प्रीपोन करना पड़ेगा मुझे। समझ? जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं बाहेती का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जब मैं उसको बोलता था कि बॉस 30 क्वेश्चन 1 घंटे में है, मैं वार्ड लगा दूंगा, बाहर फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, घर का बच्चा था तो आई कैन यूज दिस टर्म। मतलब तुम वो फेसबुक पे है, तुम पूछो वो बताएगा, वो कैसे डांटता था उसको कि मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा तेरे को, मेरे से बात मत करना, बहुत डांटता था उसको। घर का बच्चा था ना। तो आ, मुझे याद है कि वो शुरू शुरू में 10 क्वेश्चन करता था, 20 तुक्का मारता था। तो मैं बोला ये तो बुरा गलत हो गया, तो क्या करूं, 10 ही आया, 20 तुक्का मारा, क्यों, आप बाहर फेंक देते। फिर धीरे 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 उसने बगल में नोट्स नोट्स छोटा छोटा नोट्स लिखता था कि मुझे ये फॉर्मूले याद होते तो मेरा ये आंसर आ जाता, आई शुड राइट शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स बनाना चालू किया। फिर धीरे धीरे मोबाइल में रिकॉर्ड करता था कि मेरे साथ आ रहा है तो मोबाइल में सुन रहा है फॉर्मूले, क्योंकि अभी बिठाएगा ये, फिर से क्वेश्चन देगा, तो फॉर्मूले याद होने चाहिए अपने को। समझा ना? मतलब बिन भय होए न प्रीत, वही वाला है। उसको धमकाते थे और उसने आइडियाज निकालना होता था हर रोज। और उसको खिलाते भी थे, मतलब कभी बड़ा पाव खिला रहे हैं, कभी समोसे खिला रहे हैं। मतलब दिल के बहुत करीब बच्चा था। कितना करीब था कि अगर उसको जुकाम हुआ है तो यूज टू कम सैनिटाइज विद सैनिटाइजर, तब मुझे इसका नाम भी नहीं पता था, हम यूज भी नहीं करते थे 2010-11 में, कि भाई तू मुझे बगल में बैठता, तू ऐसा हाथ धो ले, तुझे जुकाम नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि मुझे मलेरिया हुआ था, फिर भी मैं क्लास गया था। तो एक दिन देखा उसको बहुत बुखार था, फिर भी वो क्लास में आया। क्या बोला कि आपको मलेरिया हुआ था तब भी आप क्लास आए थे, तो मुझे भी मलेरिया हुआ है, पेरेंट्स बोले मत जाओ, मैंने बोला नहीं सर आए थे तो मैं भी जाऊंगा। इस लेवल का बॉन्डिंग भी बना 1 साल बाद। तो एक दूसरे के लिए काम करते थे। धमकी लास्ट तक चलती रही और फाइनली रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आपको समवन हैज टू देयर टू आस्क यू टू डू दिस 1 घंटे में। जैसे मैं बोला अभी, मैं बोलूँ दौड़ो, अरे नहीं सर घुटने में बहुत तकलीफ है, कल रात को कम सोया है, परसों बहुत ज्यादा खाया था, वगैरह वगैरह। अभी मालूम चल जाए भाई साहब वो मनहूस कसाब जिंदा है, बंदूक लेके पीछे खड़ा है, देखो अंदर कैसा रजनीकांत आता है। तो ये अंदर से निकलवाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों का पेपर ही चेक नहीं कर रहा हूँ, जो लोग पूरा अटेम्प्ट नहीं कर रहे, मैं उनको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। 1-2 लोगों को मैंने कॉल करके खूब धमकाया भी है, वो मेरे सुने भी हैं, पेरेंट्स को भी साथ में लिया है। अब जैसे वो तुम त्रिमूर्ति जो है हमारे, वो देखो उनके मार्क्स कंसिस्टेंटली 300 में 290 295 ऐसे ही आते हैं। मैं उनका पेपर ही एक्सेप्ट नहीं करूंगा इफ दे डोंट सॉल्व इट कंप्लीटली। मतलब तुम कभी आज जैसे उनको पेपर दिया है मैंने, अगर वो पूरा 3 घंटे का पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करके देंगे, पूरा 100% मैं उनका पेपर ही एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो यू ऑल हैव टू फॉलो दिस। शुरू शुरू में आप एडुकेटिव गेस मारोगे, नहीं आएगा, मन नहीं कर रहा, फिर भी आपको कुछ मार्क करना पड़ रहा है। ग्रेजुअली यू विल लर्न कि ऐसे सिचुएशन में, जैसे कोई मुझसे पूछता है एग्जाम्स के पहले कि भाई साहब हमें तुक्का मारना नहीं चाहिए, नहीं मारना चाहिए। अरे मैं कोई बाबा थोड़ो ना, ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। तुमने कभी ट्राई करके देखा नॉर्मल एग्जाम्स में कि तुम्हारे एडुकेटिव गेस कितने क्लोज थे? उसमें कुछ लॉजिक होता है, ऐसा नहीं कि तुमने केमिस्ट्री के पेपर में जय माता दी लेट्स रॉक बी ऑप्शन करेक्ट करके आ गए, वो बोले कि एडुकेटिव गेस था, क्यों बी, बी रॉक्स। तो ये कोई एडुकेटिव गेस नहीं। मतलब आपको क्वेश्चंस है, प्रोफाइलिंग समझ में आना चाहिए। थोड़ा बहुत कम याद था फिर भी आपने लॉजिक बढ़ा, मतलब आपको सच में मजा आएगा, यू विल गेट सम आइडिया। अभी कोई पूछेगा सरदार पटेल, तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि वो बंदा मतलब अमेरिका का था, न्यूजीलैंड का था। आपको समझ में आना चाहिए भाई इस नाम का सरनेम इंडिया में होता है, किस लोकेलिटी में ज्यादा हो सकते हैं, समझा ना? यू विल कनेक्ट इट थ्रू लॉजिक। बात समझ आ रही है? ये एक एडुकेटिव गेस होगा। जब आपको उस मोड में जाओगे, प्रेशराइज्ड होगे करने के लिए घर पे, तो आपको धीरे धीरे हैबिट आ जाए, आदत पड़ जाए। तो पहले से आदत डालो। फाइनली एग्जाम में क्या करोगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी प्रैक्टिस ट्रेनिंग हमें इसी डायरेक्शन में करना होगा। वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना एक आर्ट है। बहुत लोग 10 मिनट में पढ़ लेते हैं, मेरे जैसे लोग 10-10 दिन पढ़ते हैं कि पेपर।
तो ये एक आर्ट ही है वैसे, समझा डीएम साहब? हाँ जी सर। चलो, यू डू वेल एंड कीप रॉकिंग। किसी को भी दिल में कुछ भी तकलीफ हो, कुछ तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम हो पेपर्स के मार्क्स के थ्रू या किसी रिवीजन के थ्रू, आई एम जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम, मुझे सबसे पहले बताना, ताकि मैं तुम्हारे 3-4 जनरेशन तक तुम्हारे इस मैसेज को उन तक पहुंचा दूंगा, अगर तुमने ऐसा किया तो। और भाई साहब, अगर तुमने ये सब बात अपने मन में रख करके सुबह शाम आंसू बहाओगे, तो पहला तो तुम्हारा शादी नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो हम तुम्हारे बच्चे से तुम्हारे बारे में कुछ बात नहीं करने वाले, हमारी कट्टी तुम्हारी यही हो जाएगी, समझ गए? जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम है, जस्ट आई एम जस्ट वन कॉल, कनेक्ट मी। मुझे पता है तुम जिस जिस सिचुएशन से पास हो रहे हो ना, मैं पिछले 20-22 साल से हजारों लाखों बच्चों के साथ गुजरा हूं वो सिचुएशन से। मैं तुम्हें एक एग्जांपल और बताता हूँ। एक बच्चा है, उसका नाम ले लेता हूँ, ओम कोटवाल नाम है उसका, और साहिल वो तुम्हारे फेवरेट डेस्टिनेशन में ही है, इज इन आईटी चेन्नई, वो भी फेसबुक पे है, उससे तुम पूछना। उसका कल सुबह एग्जाम है आईटी एडवांस का, ये यतीन दांडी वाले बैच में था। कल सुबह एडवांस का एग्जाम है, रात को 12 बजे वो मुझे कॉल करता है एंड ही इज क्राइंग, और बोला सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं गुस्सा भी, मुझे एग्जाम्स के एक दिन पहले सच बता रहा हूँ बहुत एंग्जाइटी होती है। मैं अभी तुम लोगों को शेयर कर रहा हूँ, तुम्हारा कल एग्जाम होगा, मैं पूरी रात सो नहीं पाता हूँ, आई सो, मेरी वाइफ से पूछना, मैं तुम्हारे एग्जाम्स के एक दिन पहले कभी नहीं सो पाता, आज तक कभी नहीं सोया, एडवांस की बात करें। 12 बजे कॉल, 12 साढ़े 12 बजे इज क्राइंग ओवर द फोन, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं डांट सकता था, मैंने उसको 2 मिनट, मुझे पागल है क्या, इतने सारे किए हैं, ये देख T1 T2 -1 होता है, T1 का नॉर्मल T2 कट करेगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड A+B, ऐसे ही सारे जो BTR छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको, हाँ सर ये तो सब सुना लग रहा है, सब याद है। तो समझा ना, 15-20 मिनट बात करने के बाद ही रियलाइज दैट ही रिमेम्बर्स एवरीथिंग। वो एक ऐसे मोड में चला गया था कि ही डजंट नो व्हाट ही डजंट नो। अब उसे लग रहा था कि उसे कुछ नहीं पता है, उसे सब कुछ भूला भूला सा लग रहा है। भाई साहब, उसका 1058 रैंक था, आईटी चेन्नई में बैठा है। एक छोटा सा इंसिडेंट है, हो सकता है कि उसे तो याद होगा, मुझे भी याद है। मतलब मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने वो बात किया इसलिए उसका रैंक आया, उसका रैंक आना ही था। वो डर डर के एग्जाम लिखने जाता, शायद उसे खराब कर लेता, तो खुश होकर के गया कि उसे सब याद है, सर ने बोला सब पता है। अब मैंने सिर्फ मैथ्स ही पूछा था ना, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी तो डर रहा होगा। प्रॉब्लम उसका सब्जेक्ट से दिक्कत नहीं थी, उसको डर लगा बस। कोई एक बात कर लिया 2 मिनट में, वो उसका काम ठीक हो गया। मैं 15 मिनट में पूरे 2 साल का सिलेबस थोड़ा कवर करा दिया, बट मुझे ये पता था कि मुझे उसे क्या बात करना है, मुझे ये पता था कि मुझे उसे क्या नहीं पूछना है। कोई ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है जो उसे याद ना हो, वैसे उसे सब याद था, बट मुझे पता था कुछ ऐसे फॉर्मूले हो सकते हैं जो याद ना हो। वो एक फॉर्मूला उसको ट्रिगर कर सकता है कि उसे कुछ याद नहीं है फिर से, और इस बार जो ट्रिगर होता ना, वो टीचर के थ्रू होता और वो नुकसान हो जाता। तो एटलीस्ट मुझे ये पता था, मुझे पढ़ाया वो बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा था मेरा, तो मुझे याद था अच्छे से। तो आई एम सेइंग ना कि ये छोटी छोटी, अब तू सोच ना, उस 2-5 मिनट 10 मिनट की बातचीत से कितना असर हुआ, कि 1058 कोई बच्चों खेलने की चीज वाला रैंक नहीं है। आईटी चेन्नई में बैठा, उसका नाम ओम कोटवाल है। तो अगर आपके मन में कभी कुछ ऐसा लोड होता है, कुछ दिक्कत आती है, तो इंस्टेड ऑफ क्राइंग और इंस्टेड ऑफ पनिशिंग योर सेल्फ, इंस्टेड ऑफ टॉर्चरिंग पेरेंट्स सो दैट दे स्टार्ट ईटिंग ब्लड प्रेशर की गोलियां, कम टू पंचिंग बैग ही समझो, और हम लोग मिलके बात करेंगे। मुझे तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा पता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे देखे हैं, तो उनकी जर्नीज पता है। तो मेरे पास तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम्स का कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर होगा, बिकॉज आई नो यू। तो ये लास्ट में ना, एग्जाम्स के साथ साथ हमें इन सभी स्टेजेस को भी क्रॉस करना होगा। तो जिसके साथ भी ये सब हो रहा है ना, प्लीज आप ये समझ लो कि आप यूनिक और अकेले नहीं हो, ये सबके साथ होता है, ठीक है? भाई साहब, मैं भी शादी के पहले बहुत नर्वस था, लेकिन हुआ ना शादी मेरा, तो आप उसमें रोने लगता,
कि नहीं होगा नहीं होगा, तो मैं भी आज सलमान खान और मिस्टर गांधी की तरह होता। तो आप इन सब चीजों को टेंशन मत लो, और इसको मौज की तरह लो यार, कि तुम्हारी शादी है, तुम एक दिन के दूल्हे हो, मजा आएगा, वहां पर लोग डांस करेंगे तुम्हारे लिए, तुम डरे डरे से सिर्फ आंसू बहा रहे हो यार पहले से ही, अच्छी बात थोड़ा ना है। 10 साल बाद, 15 साल बाद तुम मुड़ के देखोगे तो तुमको ये आंसुओं का समंदर दिखेगा, उसमें खुशियां घुसे लो। अपने बच्चों को क्या बताओगे तुम, या अपने जूनियर्स को, अपने भाई बहन को क्या सिखाओगे कि एग्जाम से पहले भाई साहब भैया दीदी तुम्हारे रो रहे थे। अभी परसों और लास्ट वीक, आदिति से पूछो, लास्ट वीक मैं बात कर रहा था भाव्या से। भाव्या एग्जाम्स के 2 महीने पहले मैं उसको बोलता तेरा आईटी बॉम्बे में होगा, तो हंसती थी, सर आप झूठ बोल रहे, कुछ भी बोल रहे हो। है ना आईटी बॉम्बे में, पूछो इससे कितनी खुश है। सिर्फ आईटी बॉम्बे नहीं भाई साहब, आईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल में है वो। सी ज्वाइंट सिविल, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, नाउ सी इज एज गुड एज टॉप 100। तो उसको भी उतना ही डर लगता था, बैठ के रहती थी कि भाई साहब कुछ तो होगा, आईआईटी तो नहीं मिलने वाला है। आईआईटी बॉम्बे में, उसके सेंटर सारे बच्चे आईआईटी बॉम्बे में। तो इसलिए बिल्कुल डरो मत, ये बिल्कुल अचीवेबल है। और मैं मतलब ये वर्ड सार्वजनिक नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम लोगों को जानता हूं इसलिए बोल रहा हूँ। और ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इसको हटाओ। चलो, आज हम लोग इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का गारंटीड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डीएमएन कंपनी तुम लोग जा सकते हो।